आदाब इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क से गद्दारी की ताज़ीरात हिंद की दफा 124A पर फिर बहस तेज हो गई है। इस बार मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तबसरा किया है। मुल्क से गद्दारी की दफा 124A को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से अहम सवाल किया है। अदालत उज़्मा ने पूछा है कि आज मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के बाद भी गद्दारी से मुताल्लिक कानून की जरूरत है क्या? सवाल यही है कि क्या महज मुखालिफिन को सजा देना मकसद है? आखिर आजादी राय पर पहरेदारी क्यों है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो इतना अहम तबसरा है इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के तर्जुमान राजीव पांडे जी, जो कि कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं, वो भी डिबेट का हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं राजीव पांडे जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राजीव पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है 124A पर क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है वो बहुत सख्त है, बहुत अहम है रिमार्क। देखिए अबू जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिमार्क कोई सख्त है या सरकार को नोटिस किया गया है। सरकार अपना जवाब फाइल करेगी जी। अगर आप अटॉर्नी जनरल साहब के स्टेटमेंट को याद रखें तो उन्होंने कहा था कि अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। देखिए, जो ये 124A का जो सवाल है, 1962 में जो जजमेंट था केदारनाथ का, उससे क्लियर है कि डिसेंट के लिए 124A लागू नहीं होता है। किसी सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं उसके लिए 124A नहीं है। उसमें कहा गया कि जब आप किसी वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप अगर आजकल के समय में देखिए तो जो बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना हुई, या उससे पहले जिस तरीके से जामिया के इलाके में जो स्टूडेंट लोग वाली घटना हुई, जिस प्रकार की घटना मुंबई के जो गेटवे ऑफ इंडिया पर पाकिस्तान का झंडा लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इन विषयों के ऊपर की बात है। लेकिन अगर इसका कोई दुरुपयोग है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसको एग्जामिन करेंगे, और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप एक गाइडलाइंस फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इसको उन्होंने कहा। एक और बात, सवाल जो लीगल क्वेश्चन है कि क्या जो ये आजादी के पहले का ये सेक्शन है इसको रहना चाहिए, तो आजादी के पहले का बहुत सारा सेक्शन हमारे यहाँ है, जैसे पूरा IPC CRPC सब कुछ पुराना ही है हमारे यहाँ। मुझे ऐसा लगता है जो आज जो देश की परिस्थिति है उसमें इस प्रकार के सेक्शन को, अगर इसका दुरुपयोग है तो उसको रोकना है, उसमें कोई शक नहीं है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो परिस्थिति है देश में वो काफी मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं उनको टेक केयर करने के लिए मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि 124A, यानी राजीव पांडे जी आप मान रहे हैं कि मुल्क में आज फिर आजादी के दौर वाले दौर चल रहा है? फिर से जो वक्त आजादी से पहले या अंग्रेजों के दौर में जो वक्त था, जो टाइम था, वही पीरियड इस वक्त भी है। वॉर टू द नेशन वाली बात है। आप एक बात समझिए। नहीं, ये आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमाल किया कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके खिलाफ, लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज क्या है परिस्थिति देश में? क्या ऐसे लोग नहीं है जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है? आपको नहीं पता कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है? आपने देखा है कि कितने सारे, क्या आपको नहीं पता कि नक्सल गतिविधि चल रही है देश में? क्या आपको नहीं पता कि नक्सल गतिविधि को समर्थन करने के लिए दिल्ली में एक बैठा हुआ इंटेलेक्चुअल कुछ भी बोलता है और देश विरोधी गतिविधि और वायलेंस को इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को शुरू किया है, सरकार रिप्लाई फाइल करेगी। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसका एक फ्रेमवर्क बना दीजिए जिससे इसका दुरुपयोग बंद हो जाए, तो मुझे लगता है दैट विल मीट एंड्स विद द जस्टिस। नहीं, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है वो दुरुपयोग को लेकर ही, यानी इसका जो गलत इस्तेमाल होता है उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा जोर दिया है। मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी,
जिस तरह से राजीव पांडे जी मानते हैं कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल जहां पर जरूरत हो वहां पर जरूर किया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में भी इसकी वैलिडिटी है? सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, राजीव भाई ने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक है, मैं सेडिशन पर आपको इतिहास बताकर मौजूदा पोजीशन बता दूंगा। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि सेडिशन लॉ ये अंग्रेजों ने लाया था भारत के अंदर, और महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी पे सेडिशन लगा था, सेडिशन तिलक पर भी लगा था, और सेडिशन ने कहा और तिलक ने कहा था मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और सेडिशन के केस के खिलाफ जब लड़े थे, जिन्ना उनके वकील थे। सेडिशन महात्मा गांधी पर भी लगा था, और महात्मा गांधी ने जेल में सेडिशन के कानून पर कहा था कि अगर सभी कानून को राजाओं की तरह देखा जाए जो 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 आपको बांधते, तो सेडिशन का कानून सबसे खतरनाक राज है। ये महात्मा गांधी ने कहा था जेल के अंदर सेडिशन के ऊपर। और महात्मा गांधी चाहते थे कि आजाद मुल्क में ये कानून ना हो। यही राय अंबेडकर जी की थी। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब हमारा संविधान पे बातचीत हो रही थी, अंबेडकर जी ने काफी कहा कि सेडिशन का कानून नहीं होना चाहिए। और सेडिशन का कानून आपको बता दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पास नहीं हुआ था, ये सब्सिक्वेंटली लाया गया था, अंग्रेजों का कानून बाद में ऐड किया गया था। अब हम आते हैं कि जिन मुल्कों ने इसे लाया था, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, इसने 2009 में इस कानून को बैन कर दिया है। हम ये भी जानते हैं कि सेडिशन का जो कानून है, केदारनाथ के जजमेंट में 1962 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स डाले ताकि इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद 2014 से 2016 के बीच में 179 केसेस में माननीय मौजूदा वजीर आजम की जो हुकूमत है, उन्होंने सेडिशन का कानून डाला। और मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों को बता दूं कि जो कॉन्विक्शन है सिर्फ 2 केस में हुआ। क्या आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? जी बिल्कुल तहसीन जी, आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी कॉन्विक्शन जो है सिर्फ 2 केस में हुआ, क्योंकि ये कानून इतने बुरी तरह से इसे लागू किया जा रहा है। अगर आप मौजूदा वजीर आजम या मौजूदा हुकूमत की आप आलोचना करें तो आप पे कानून लगा रही जो मौजूदा हुकूमत है, और ये कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बता दूं, 2018 में मौजूदा जो हुकूमत है वो 2014 से 2019 में थी, उन्होंने एक लॉ कमीशन गठित किया, और उस लॉ कमीशन ने भी कहा है कि इस कानून को निकलना चाहिए। ये मौजूदा हुकूमत की जो लॉ कमीशन है। तो मैं ये मानता हूं, तहसीन पूनावाला जी, अगर मेरी आवाज आ रही है, आपने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि उसकी कुछ मिसाल आप दे सकते हैं कि क्या सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है? जी, आप देख लीजिए दिशा रवि, वो लड़की 21 साल की लड़की, किस तरह से उस पर कानून लगा। आप कितने आपको उदाहरण दे दो कि आप ये कानून बिना सोचे बिना समझे लगा रहे हो। किसी कार्टूनिस्ट पे लगा दिया, सत्यपाल सिंह जी ने, जो बीजेपी के अभी मंत्री है। देखिए, अगर आप केदारनाथ की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, उसके बाद भी कहा है, आप अगर राज्य के खिलाफ कुछ कहते हो, राज्य मतलब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लेकिन उसमें अगर आप वायलेंस नहीं होता है तो ये कानून लागू नहीं हो सकता है। उसके बावजूद ये कानून उपयोग होता है। और वायलेंस रोकने के लिए, अन्य चीजों रोकने के लिए आईपीसी और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में काफी प्रावधान है जिसमें आप रोक सकते हो। तो आपको ये कानून की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? मौजूदा हुकूमत में कानून की जरूरत इसलिए क्योंकि वो चाहते कि एक डर का माहौल बने, वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत की आलोचना ना हो, और ये कानून आपको आसानी से बेल नहीं मिलता, इसलिए ये चाहते कि बने। अभी मैं आपको बता दूं, विनोद दुआ का जो केस था, पत्रकार, आपका एक पत्रकार भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसे पहुंच करते हुए? आपके तो पत्रकार है, आप न्यूज़ 18 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी आलोचना की हुकूमत की। एक पत्रकार सरकार की आलोचना करता है, उस पर आप सेडिशन लगाते हो। अब सोचिए कितना दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से डिबेट में प्रज्ञा भूषण और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को भी जोड़ लेता हूं। धर्मेंद्र यादव जी, क्या आपको भी लगता है कि मौजूदा वक्त में 124A की जरूरत नहीं है, इसकी वैलिडिटी नहीं है, इसे हटाना चाहिए, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका दुरुपयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको तथ्यों के हिसाब से बता दूंगा कि इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो 2014 से लेकर के 19 तक कुल 326 केस देशद्रोह के दर्ज हुए हैं,
जिसमें से 559 गिरफ्तारियां हुई हैं और मात्र 10 पर ही आरोप सिद्ध हो पाया है, यानी कि 326 में से 10 पर आरोप सिद्ध हो पाया है। इसका मतलब कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। और इसका जो उदाहरण है दुरुपयोग का, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जो पहला उदाहरण है, जिस समय माननीय उच्चतम न्यायालय में केस की सुनवाई चल रही थी, उसी समय हरियाणा की जो बीजेपी शासित सरकार है, उन्होंने 100 से ज्यादा किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया। आप मुझे बताओ कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? उसके अलावा जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे, दिशा रवि की बात आप कर लीजिए। दिशा रवि पर भी ये केस दर्ज हुआ, जो कि बाद में साबित नहीं हो पाया। इसके अलावा एक कार्टूनिस्ट हुआ करते हैं, असीम द्विवेदी जी, उन पर भी ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि गलत साबित हुआ। उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं फादर स्टीम स्वामी जी, जिनकी उम्र 84 साल है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है, आरोप सिद्ध होने से पहले जेल में डालने के बाद उनकी तबीयत खराब होती है और दवाइयों के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। तो ये तो तय हो जाता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब आप देखो कि आजादी के पहले किस पे केस दर्ज हुआ था। महात्मा गांधी जी पर दर्ज हुआ था, भगत सिंह जी पर दर्ज हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जी पर दर्ज हुआ था, लाला लाजपत राय जी पर दर्ज हुआ था, अरबिंदो घोष पर दर्ज हुआ था। आजादी के बाद जो नेताओं पर दर्ज हुआ है, उसमें आपके शशि थरूर हैं, जिन्होंने पूरे देश को विदेशों में अपना पक्ष रखा, 5 साल तक यानी विदेश मंत्री रहे, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। आप मुझे बताओ कि विदेशों में हमारी क्या साख जा रही होगी। सचिन पायलट जी एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा है। इसके अलावा बाकी हार्दिक पटेल हो गए, कन्हैया कुमार हो गए। इस तरह से आप देखोगे कि जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो बदले की भावना से। दूसरी बड़ी बात है कि जो ये वृद्धि है इसकी केस में, बेरोजगारी और महंगाई की वृद्धि को ढकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस केस का दुरुपयोग कर रही है और लोकतंत्र के रैपर में राजतंत्र को पेश करने के लिए ये जो कानून है बहुत बड़ा हथियार है। इस पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद बेवजह नहीं है, उसकी चिंता बिल्कुल जायज है। अगर उसकी चिंता जायज नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता वो बोले कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी राजू पांडे जी से इस पर हम जवाब लेंगे। राजू पांडे जी से मैं प्रज्ञा भूषण जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। प्रज्ञा भूषण जी, जो चिंता जाहिर की है, जो फिक्र जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने 124A को लेकर, क्या आपको लगता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 75 साल हो गए आजादी को और उसके बाद क्या इसकी वाकई में जरूरत है, तो जो फिक्र सुप्रीम कोर्ट को है क्या वो सही है? बिल्कुल। अबू, आप एक चीज देखेंगे कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो इस जो लॉ है, जो प्रोविजन है, इसके फेवर में आ जाती है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट में होती है, ऑपोजिशन में होती है, वो इसको रिपील करने की बात करती है। तो बेसिकली है क्या कि अगर आप इसके हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि तहसीन जी भी बता रहे थे कि 1947 में ये सेडिशन लॉ किया गया, डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मीटिंग हुई तो इसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया। एंड उसके बाद सेक्शन आर्टिकल 19(1)(a दैट इज एब्सोल्यूट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि 1949 में लागू हुआ। फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो 1951 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(2) को इंक्लूड करवाया, जो कि कर्व करता है एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 124A जो है ये बना रहा आईपीसी में, जो 1960 के अंग्रेजों के कानून में था। ऑल्दो अंग्रेजों ने भी उसे 1960 में नहीं इंक्लूड किया था आईपीसी में, 1970 में, यानी कि उसके 10 साल बाद लेकर के आए कि ये गलती से छूट गया था। जिस तरह से भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर केसेस किए गए सेडिशन लॉ के अंदर, जो कि अभी बता रहे थे हमारे एक स्पीकर, तो ये उस समय से था, यानी कि जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भी वो उसे रखना चाहते थे, जब कांग्रेस की सरकार भारत में आई तब भी वो उसे रखना चाहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी राजीव पांडे जी इसके पक्षधर हैं कि ये सेक्शन रहना चाहिए। इनफैक्ट 1973 में जब हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया तो स्पेशली इंदिरा जी की सरकार हुआ करती थी, तो इंदिरा जी ने इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया। उससे पहले तक ये कॉग्निजेबल नहीं था, यानी कि बिना वारंट के आप इसमें सेक्शन 124A में अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी सेडिशन के अंतर्गत।
तो जो सरकार रहती है उसके फायदे का होता है ये सेक्शन, जो ऑपोजिशन में होता है उसके लिए नुकसानदेह होती है। बिल्कुल राजू पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात प्रज्ञा भूषण जी आपने बताई। राजू पांडे जी, क्योंकि ये दफा जो है ये सरकार के एक तरह से काम किए, जिस तरह से प्रज्ञा भूषण जी बता रही थी या इससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया, क्योंकि सरकार के काम किए इस वजह से सरकार चाहती है कि ये दफा रहे। अबू जी, प्रज्ञा जी ने जो कहा है कि सरकार चाहती है दफा रहे, मैं उनसे जानना चाहूंगा, या तहसीन भाई मेरे मित्र हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि कब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कभी टाटा पोटा के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। यही लोग लाते थे और इनका स्प्रिंटर ग्रुप जो जैसे एनसीडब्ल्यू टाइप जो था, सोनिया गांधी का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, यही लोग कानून लाते थे, फिर यही कहते थे कानून हटाओ, इस कानून का मुसलमानों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश हित में किसी भी पार्टी के द्वारा लाए गए कानून का समर्थन करती है। मकोका हटाने की बात कौन लोग करते थे, मकोका किसने लाया, तो मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यू है, जितनी भी सारी बातें हुई है, उसमें विषय यह आता है कि क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या सिस्टम हम लाएं जिससे इसका दुरुपयोग रुके। बात यहां पर है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि इसका गलत उपयोग है, दिशा रवि छूट गई। अरे दिशा रवि भी बेल पे है। और दूसरी बात जो तहसीन भाई ने कहा कि 21 साल की है, कसाब तो उससे भी छोटा था। दिशा रवि ने जो काम किया है, अगर उस पर ठीक से मुकदमा चलेगा तो कन्विक्शन होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है। राजू पांडे जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, और ले लीजिए, उसके बाद बात पूरी कर लीजिए। कन्विक्शन अभी चार्जशीट भी नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, मेरा एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद बात पूरी कर लीजिए। आप मत दीजिए सर्टिफिकेट कि दिशा रवि को छोड़ दिया कोर्ट ने। मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, स्टैन स्वामी महाराष्ट्र के जेल में थे, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको सारी सुविधाएं दी गई। नहीं, ठीक है, लेकिन राजू पांडे जी, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिन पर यह दफा लगाई जा रही है, जिन किसानों पर यह दफा लगाई जा रही, क्या यह सही है? नहीं, अब किसान वाली बात, मैं किसान का जवाब देता हूं, रुक जाइए। किसान वाली जो कल वाली बात की है उन्होंने, धर्मेंद्र जी ने, किसानों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जान से मारने की कोशिश की है। किसान नहीं है, किसान किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हमला नहीं करेगा, उसके वीडियो वायरल है, आप जाकर के देखिए कि क्या किसान। पहली बात तो मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं किसान कौन है मैं इसको पहचान लेता हूं। किसान कौन है, किसान के नाम पर राजनीति करने वाले कौन है, वो मैं उसको अच्छी तरीके से समझता हूं। मेरा कहना है कि क्या किसान को अधिकार है किसी भी प्रोटेस्टर को कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप जान से मारने की कोशिश करें, उनके गाड़ी पर आप पथराव करें, उनकी गाड़ी पलटने की कोशिश करें। किस प्रकार की घटना 26 जनवरी को दिल्ली में हुई? क्या ट्रैक्टर लेकर के एक आदमी खुद स्टंट करके मर गया? सपोज कीजिए दंगा हो जाता, क्या होता हिंदुस्तान के लिए 26 जनवरी के दिन? सेम उसी प्रकार से यही लोग जब दिल्ली में दंगे कराए, 53 लोगों की हत्या की लोगों ने, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट दिल्ली में थे। आप ये बात समझ लीजिए। चलिए, ठीक है, दुरुपयोग का मैं समर्थन नहीं। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला को भी जोड़ लेता हूं। तहसीन पूनावाला जी, जिस तरह से राजू पांडे कह रहे हैं कि यह कानून तो कांग्रेस के दौर में भी रहा है, और जिस तरह से प्रज्ञा भूषण जी कह रही थी कि जो सरकारें होती है वो उनके फायदे का यह कानून है, यह दफा दरअसल सरकार के फायदे की और अपोजिशन के नुकसान की है। इस वजह से आज कांग्रेस भी कह रही है कि यह कानून नहीं होना चाहिए, दफा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं प्रज्ञा भूषण से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं। जो भी उन्होंने बात की इस कानून को लेकर, बिल्कुल सही की। और इसे कॉग्निसेबल ऑफेंस कांग्रेस की हुकूमत में बनाते, कांग्रेस की हुकूमत में बना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि इस कानून की अब जरूरत है या नहीं है जी। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज कह दूं कि कांग्रेस ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में ये वादा किया था, अगर उनकी हुकूमत होती है केंद्र के अंदर जी, तो वो इस कानून को अबॉलिश कर देगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। चिदम्बरम जी ने इस पर काफी इंटरव्यूज भी किए, इस पर उन्होंने बातचीत भी की, और माननीय मोदी जी जो हमारे अभी मौजूदा वजीर आजम है, माननीय अमित शाह जी जो वजीर दाखिला है, मौजूदा वजीर दाखिला, उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही कहा कि आप इस कानून को अबॉलिश कर रहे हो, जबकि उनकी खुद की लॉ कमीशन ने यह कहा कि इस कानून को अबॉलिश करना चाहिए। तो इस सियासत तो बीजेपी ने की, लेकिन कांग्रेस को एक चीज का मैं बेनिफिट देता हूं कि 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था अगर हम आएंगे कानून को जाना चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली
जिस कानून को महात्मा गांधी से लेके आंबेडकर जी ने ठुकराया था, जो कानून आज लागू हो रहा है, आज इस्तेमाल हो रहा है पत्रकारों का, क्या उस कानून को होना चाहिए हमारे मुल्क में? अगर हम ये मानते हैं कि भारत एक जमहूरियत है, तो जमहूरियत में इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या भारत इतना कमजोर है मुल्क? मैं नहीं मानता मेरा भारत कमजोर है कि किसी के कोई भाषण देने से मुल्क टूट जाएगा। हम तो इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे सकते हैं। हम तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय के नारे लगाते, हम तो फांसी पर चढ़े, हमारे पूर्वज चढ़े थे। आरएसएस के कोई नहीं चढ़ा था, हमारे पूर्वज चढ़े थे ना फांसी पर। तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। ये आरएसएस वाले क्यों इस कानून को बचाने की बात कर रहे हैं? ये तो जंग आजादी में इनका कोई हिस्सा ही नहीं था। इस मुल्क को आजाद कराने तो हमारे पूर्वज थे। ये शहीद भगत सिंह पे लगा था ये कानून, आप लोगों पे नहीं लगा था, आरएसएस वालों पर नहीं लगा था। तो आप इसमें दखल ना दीजिए, इस कानून को हटा दीजिए और इस मुल्क को और आंबेडकर साहब के संविधान को, आइन को प्लीज जैसा आंबेडकर जी ने सोचा था वैसे इसे रखिए। बिल्कुल। धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी, अपोजिशन का सीधा सीधा इल्जाम है कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अगर आप बयान देते हैं तो आप पर 124A लगा दिया जाता है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बयान आप देते हैं तो आपको एक तरह से टारगेट बना दिया जाता है इस कानून की आड़ में। आप इसको इल्जाम कर रहे हैं, मैं तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं। 2014 से लेकर 19 तक 28% देशद्रोह के मुकदमे वृद्धि हुई है। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के है। तो ये बताइए कि जो पिछले 5 सालों में देश ज्यादा असुरक्षित हो गया, देशद्रोह के मुकदमे कैसे ज्यादा बढ़ गए? ये तो मतलब कहते नहीं कि ये तो तथ्य आपका सिद्ध हो चुका है। दूसरी बात है, जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें लगभग दोगुने बढ़ गए हैं। तो आप मुझे बताओ कि भाजपा शासित राज्यों में ही राजू पांडे जी इस पर जवाब चाहिए। राजू पांडे जी, मतलब कि बीजेपी की सरकार में आखिर हो चुका है, इस पर इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो जाता है? इतना ज्यादा क्यों इस्तेमाल होता है बीजेपी की सरकार में? नहीं, मैं आपको मैं बताता हूं जी। अबू जी आपको याद होगा 2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। हर साल कम से कम 2-3 जगह बड़े बड़े ब्लास्ट होते थे। अब क्यों होते थे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, किनके सह पे होते थे या किनके आंख मूंदने से होते थे। मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है और हमारे और जो दोनों पैनलिस्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने कोई ब्लास्ट सुना क्या? जो भी देश विरोधी गतिविधि करता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मेरा यह कहना है कि आपने देखा कि किस तरीके से उन्नाव में दंगा भड़काने के लिए केरला से एक आदमी निकल करके आया, आज 2 कोर्ट ने उसको बेल नहीं दिया है। तो जब तक इन सब के ट्रायल नहीं होते, बेल नहीं होता, उनके कुछ ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर्स नहीं आते, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। जो भी देश विरोधी गतिविधि करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है। चाहे वो हमारे सरकार ये मानती है कि ये कानून, अभी इस कानून की जरूरत है, 124A की मौजूदा वक्त में सख्त जरूरत है, सरकार इसे एक तरह से मानती है। हालांकि अब मेरे पास वक्त नहीं बचा, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, बहुत अच्छी एक तरह से बात इस पर हो रही थी। किसी दिन इस पर हम फिर बैठेंगे। राजू पांडे जी, तहसीन पूनावाला जी, प्रज्ञा भूषण जी और धर्मेंद्र यादव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी दिन हम फिर इसी डिबेट पर बैठेंगे, क्योंकि कानून तो बनते हैं शहरियों को राहत देने के लिए, ना कि शहरियों को टारगेट करने के लिए। और क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रिमार्क है, क्या वाकई में मौजूदा वक्त में इसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि इस कानून को हटाया जाए? इस पर फिर हम किसी दिन बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।